और देखा क्या, एक ट्रॉली पड़ी है बिना चादर के, और उसके ऊपर खून से लिपटी हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेटी हुई है। आप सिर्फ उनके, क्योंकि बीच में सफ़ेद बाल थे, बीच के सेंट्रल बाल ही दिख रहे थे, एंड अ वेरी शार्प नोज दैट शी हैड। मिसेस सोनिया गांधी थी, उन्होंने एक ही बात कही, शी हैज़ बीन शॉट। तो मुझे ये तो पता लग गया कि ये गोलियां हैं, और ये भी कहा बाय हर ओन गार्ड्स टू सिख जेंटलमैन। जितनी बॉटल्स इकट्ठी हो सकती थी ब्लड की, हो यूनिवर्सल डोनर, वो मिसेस गांधी को चढ़ाए जा रहे थे। वो इधर नेक से चढ़ाते थे और वो इधर चेस्ट और एब्डोमेन से निकले जा रही थी, और ब्लड के साथ गोलियां भी गिरे जा रही थी। और मिसेस सोनिया गांधी और बच्चे भी आ गए थे, राहुल और प्रियंका। तो इनको एक तरफ संभालना, और सर्जन्स मिसेस इंदिरा गांधी को देख ही रहे थे। बट राजीव गांधी ने अपना कंपोजर मेंटेन किया, वो बहुत कंपोज थे दोनों ही बार जब वो एम्स आए। किसी तरीके का कोई ऐसा इमोशन, एंगर? नो, नथिंग। ही डिड नॉट शो any emotion. The Hindu population did not have any fighting arms like the Sikhs had kirpans. You hit with kirpans. The Hindu population came in with burns because उन्होंने पेट्रोल लेके इनके ऊपर डाल दिया। डीन ने कहा कि निर्माण भवन की कॉरिडोर्स में ये गॉसिप है कि कैन a woman look after AIIMS? I said, when Mrs. Gandhi as a woman could look after the country, why can't I look after AIIMS? जब ट्रेन चली, जब लाहौर पहुंची, तो लाहौर स्टेशन पे बॉडीज ही बॉडीज थे। मैंने वो देखी, रोते हुए लोगों को देखा, सुना। अभी भी मैं जब याद करती हूँ कि क्या मैंने देखा, तो चिल गोज डाउन माई स्पाइन। 17 मेडिकल कॉलेजेस थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और दिल्ली में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। जो मैंने देखा, that we were the brown subjects of the British monarchy. AIIMS was the best that you could have in the country at that point in time in northern India. जितनी भी इंटरेक्शंस आपकी शीला दीक्षित से हुए हैं, did she ever come across as a corrupt politician? Not at all. How was Nehru as a person? Whatever memories, maybe images, not even direct conversations. Well, he was a very handsome prime minister. That would be number one. Selling yourself is an art. स्विच के साथ डॉक्टर स्नेह भार्गव हैं। हम यूजुअली जब इंटरव्यूज़ करते हैं तो हमें एक इंडिविजुअल का इंटरव्यू करने का मौका मिलता है। पहली बार हमारे साथ एक इंस्टीट्यूशन है। मैम 95 इयर्स की हैं, एम्स की पहली और इकलौती महिला डायरेक्टर रही हैं, और हाल ही में उन्होंने एक बुक लिखी है जो कहानियों से भरी हुई है। कहानियों से ही शुरू करते कि मैम, जब आपको डायरेक्टर बनाए जाने के दस्तखत तो हो रहे थे, क्या हुआ था उस दिन? ये मुझे ले जाता है बैक टू October 31st, 1984। जब सुबह का टाइम था 9 बजे, और 9:30 बजे मीटिंग हो रही थी डायरेक्टर के ऑफिस में मेरी अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के लिए, जो मिसेस गांधी ने अप्रूव कर दी थी और मुझे हेल्थ मिनिस्टर ने बता दिया था। तो वो मीटिंग उस दिन चल रही थी। 9:30 बजे मीटिंग थी, मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। मैं अपनी डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी में थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, और क्योंकि पढ़ा रही थी तो आमतौर पे रेडियोग्राफर्स कमरे में आते नहीं हैं। लेकिन ये एक रेडियोग्राफर भागा आया, खट से दरवाज़ा खोला और कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर कैजुअल्टी में आ गई। इंदिरा गांधी जब थी प्राइम मिनिस्टर।
मैंने कहा कि कैजुअल्टी में आ गई है। हाँ, कैजुअल्टी में आ गई है। मैंने देखा डॉक्टर सफाया जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उनको भागते हुए कैजुअल्टी। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर बिना सिक्योरिटी के आ नहीं सकती, प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल है उस हिसाब से आ नहीं सकती, तो कुछ गड़बड़ होगी अगर प्राइम मिनिस्टर आई है और मेडिकल सुपरिटेंडेंट भाग रहे हैं। कैजुअल्टी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से 2-4 कदम पे ही है। तो मैंने कहा मैं जाके देख लूँ कि ये क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर कैसे आ गई है। तो मैं जब कैजुअल्टी पहुंची, दरवाज़ा खोला तो देखा R.K. धवन और मिस्टर फोतेदार, ये दोनों ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। तो मैंने सोचा कोई कुछ खास बात हुई है, ये बाहर खड़े हैं रो रहे हैं, और मैं उनसे बात नहीं की, सीधी दरवाज़ा खोल के कैजुअल्टी के अंदर चली गई। देखा दोनों बच्चे रेजिडेंट्स जो ड्यूटी पे हैं टेबल पे बैठे हुए डरे हुए। मैंने कहा वेयर इज़ द प्राइम मिनिस्टर? तो उन्होंने ऐसे उंगली करके मुझे कहा, और देखा क्या, एक ट्रॉली पड़ी है बिना चादर के और उसके ऊपर खून से लिपटी हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेटी हुई है। आप सिर्फ उनके, क्योंकि बीच में सफ़ेद बाल थे, बीच के सेंट्रल बाल ही दिख रहे थे, सफ़ेद बाल और काले बाल मिक्स्ड, एंड अ वेरी शार्प नोज दैट शी हैड, खून से लिपटी हुई, और गोलियां ट्रॉली पे, गोलियां ज़मीन पे, और गोलियां चेस्ट पे, जो तो दिख ही रही थी। मैं खड़ी थी तो 2 सर्जन्स ऑपरेशन थिएटर से आ गए। मैंने कहा देखिए, उन्होंने जल्दी से एग्ज़ामिन किया, कहा मुझे पल्स नहीं है, लेकिन मैंने कहा कैन वी डू एनीथिंग फॉर हर? तो उनका जवाब था कि हम हार्ट एंड लंग मशीन पर डाल के शायद इनको रिवाइव कर सकें, यही एक चांस है। तो मैंने कहा देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। मिसेस सोनिया गांधी थी, उन्होंने एक ही बात कही, शी हैज़ बीन शॉट। तो मुझे ये तो पता लग गया कि ये गोलियां हैं, और ये भी कहा बाय हर ओन गार्ड्स 2 सिक जेंटलमैन। सो माई मेन फियर वॉज कि मैं बॉडी, ये ना हो कि यहाँ क्राउड इकट्ठा हो जाए और यहीं हॉस्पिटल में ही कोई सिख कोई मारा जाए या कोई हिंदू मारा जाए। बॉडी को प्रिजर्व करना ज़रूरी था। तो मैंने कहा चलो भागो, डॉक्टर सफाया को मैंने कहा भागो, लिफ्ट होल्ड करो, सुबह का टाइम है, पेशेंट्स आ रहे हैं बड़े, लिफ्ट नहीं मिलती कई दफ़ा, तो जाके लिफ्ट होल्ड करो ताकि हम इनको 8th फ्लोर ऑपरेशन थिएटर ले जाएं, और कम से कम बॉडी सेफ हो जाए, और इनको मैं सर्जन्स के हवाले कर दूं, सर्जन्स अपना काम करें, और फिर हम बाहर के बाकी काम हम लोग संभालें। तो अब हमारा काम ये रहा बाहर के क्राउड को कंट्रोल करना, और मिसेस सोनिया गांधी और बच्चे भी आ गए थे, राहुल और प्रियंका, तो इनको एक तरफ संभालना, और सर्जन्स मिसेस गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी को देख ही रहे थे। हेल्थ मिनिस्टर ने उस वक़्त ये सिचुएशन ये थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी ज़ैल सिंह एंड राजीव गांधी, वाइस चेयरमैन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एज वेल एज PC अलेक्जेंडर जो कि प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ये तीनों लोग दिल्ली में नहीं थे उस रोज़। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रही कि हम हेल्थ मिनिस्टर को बताएं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो वाइस प्रेसिडेंट और GP पार्थासारथी जो एडवाइज़र थे मिसेस गांधी के, ये दोनों आ गए। इन दोनों को हमने ऑपरेशन थिएटर के
वरांडे के बाहर ठीक जगह पे बैठा दिया। 7th फ्लोर, 8th फ्लोर पर तो ऑपरेशन थिएटर्स थे, 7th फ्लोर में प्री ऑपरेटिव वार्ड था, जिसके लिए हमने पेशेंट्स शिफ्ट कर दिए वेरियस और हॉस्पिटल जगह पे 7th फ्लोर खाली कर दिया, सोच के कि क्राउड्स पॉलिटिकल एज वेल एज जनरल पब्लिक में सून डिसेंड ऑन द इंस्टीट्यूट, तो हम कैसे संभालेंगे उनको, ये इंतज़ाम करना बड़ा ज़रूरी था। तो वो मेरे प्रीडिसेसर जो थे डॉक्टर टंडन, उन्होंने ये ज़िम्मेवारी ले ली कि मैं ये संभालता हूँ, और मुझे कहा कि तुम सोनिया गांधी और बच्चों को संभालो एक तरफ, और वाइस प्रेसिडेंट और पार्थसारथी को हमने ठीक जगह पे बैठा दिया। ऑपरेशन के बाहर, हर एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक एंटी रूम होता है। तो शंकरानंद जो हेल्थ मिनिस्टर थे उस वक़्त, उन्होंने अपने पॉलिटिकल लोगों को बुला लिया। सर्जन्स की बात ये थी कि मिसेस गांधी ब्लड ग्रुप जो था उनका बी नेगेटिव था, और बी नेगेटिव इज़ रेयर ग्रुप है। प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें 2 बोतलें रेफ्रिजरेटर में रखनी थी प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो तो रखी हुई थी, वो जल्दी से ख़त्म हो गई। तो डॉक्टर सफाया लग गए सारे दिल्ली के हॉस्पिटल्स में से ब्लड इकट्ठा करने के लिए। बी ग्रुप नहीं मिले, बी माइनस, तो फिर आप ओ माइनस दे सकते हो, जो यूनिवर्सल डोनर है, सभी को दिया जा सकता। तो जितनी बॉटल्स इकट्ठी हो सकती थी ब्लड की, वो यूनिवर्सल डोनर, वो मिसेस गांधी को चढ़ाए जा रहे थे। वो इधर नेक से चढ़ाते थे और वो इधर चेस्ट और एब्डोमेन से निकले जा रही थी, और ब्लड के साथ गोलियां भी गिरे जा रही थी ज़मीन पे। और जो सर्जन थे, प्राइमरी सर्जन, 2-3 सर्जन्स लगे हुए थे, तो कम से कम उसको अपने थिएटर ड्रेस 3 दफ़ा चेंज करनी पड़ी, क्योंकि वो ब्लड से लिपट गई थी, इतना खून बह चुका था। और मिस्टर शंकरानंद और पॉलिटिकल लोग जो आ गए थे सब, जो इन्होंने आपस में सलाह वगैरह कर रहे थे, काफ़ी देर करते रहे। तो फिर उन्होंने यही फैसला किया कि जब राजीव गांधी आएंगे तो उनको प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलवा देंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आते, वो नॉर्थ ईस्ट गए हुए थे इलेक्शन टूर पे, और ज्ञानी ज़ैल सिंह मिडल ईस्ट यमन गए हुए थे। तो 3 बजे के करीब आप सोचो कि ज्ञानी ज़ैल सिंह आ गए वापस, सीधे आए, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, डरे लिए इसलिए सुन के कि सरदार लोगों ने ये किया है, इसलिए वो डरे हुए थे और घबराए हुए थे। प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपॉइंट किया था एज द प्रेसिडेंट। सो हमें फिर इन्होंने, डॉक्टर शंकरानंद ने, मिस्टर शंकरानंद ने हमें कहा कि जब तक राजीव गांधी वापस नहीं आते, जब तक आप कोई स्टेटमेंट मीडिया को नहीं दोगे अबाउट मिसेस गांधीज कंडीशन। एंड खैर, और हमें मिस्टर वेंकटरमन वाइस प्रेसिडेंट ने भी ये कहा। तो इसलिए 4 घंटे डॉक्टर्स लगे रहे, लेकिन उनको रिवाइव नहीं कर पाए, और हम लोगों ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। फिर जब 4 बजे के करीब राजीव आ गए, उन्होंने देखा बच्चे भी हैं, सोनिया भी है, तो उन्होंने कहा बच्चों को तो तेजी बच्चन के यहाँ भेज दो, यहाँ नहीं रखें। और शंकरानंद आ गए कि हम इनको ले जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की ओथ देने के लिए, और आप अपना काम करते रहो। फिर वो तो
भगा के ले गए। मिस्टर राजीव गांधी को सांस भी नहीं लेने दिया, भगा के ले गए इतनी जल्दबाजी में। इतनी जल्दबाजी में जाके ओथ बनाने के लिए कहा कि पावर वैक्यूम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इनको जल्दी ला जा रहे हैं, आप अपना काम करो। फिर मैंने मिसेस सोनिया गांधी को कहा कि आप लोग घर जाइए, कपड़े लेके आइए, क्योंकि ये तो बिल्कुल भीगे हुए हैं, तो हम इनको फिर तैयार करते हैं ले जाने के लिए। कोई लोग बीच में आके कहा कि बॉडी को कुछ हो ना जाए, आप जो डम वेटर है, लिफ्ट डम वेटर, उससे से इनको नीचे ले जाइए। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, शी विल गो फ्रॉम द फ्रंट डोर, हम नहीं ऐसे उनको नीचे पिछले रास्ते से लेके नहीं जा सकते, ये मैं नहीं करने दूँगी। नाउ वी वर टोल्ड कि इनको तीन मूर्ति भवन 2 दिन तो रखेंगे, और अगर एम्बाम करने की ज़रूरत है तो आप एम्बामिंग का इंतज़ाम करिएगा। तो एम्बामिंग वाले स्टाफ को बुला लिया, वो इधर से डाल रहे थे दवाइयाँ एम्बामिंग की, वो उधर से निकले जा रही थी, बॉडी में जाने का कोई चांस ही नहीं था। तो फिर हमने एम्बामिंग बंद कर दी, पर इतना करा कि फेस ठीक रहे, वो साफ कर दिया, और जितना ठीक कर सकते थे वो फेस ठीक कर दिया, और फिर उनको तैयार कर दिया। जब तक मैंने मिस्टर कॉल को कहा कि यहाँ गन कैरेज का इंतज़ाम करिए, हम कैसे उनको भेजेंगे, बैकडोर से तो मैं नहीं भेजने वाली। तो जब तक फिर गन कैरेज तैयार हो गई, और राजीव गांधी ओथ लेके वापस आ गए और कहा कि अब हम बॉडी ले जाएं, तो आप बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तीन मूर्ति भवन ले जाएंगे, और बॉडी को रखने के लिए आप ही की जिम्मेवारी होगी। तो फिर हमारे प्रोफेसर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी थे डॉक्टर गोपीनाथ, उन्होंने मुझे कहा कि मैट्रेस है हमारे पास जो कि बर्फ़ से भर देते हैं, जब बच्चों को हाइपोथर्मिया, बच्चों का टेम्परेचर नीचे लाना पड़ता है कोई सर्जरीज करने के लिए, तो हम वो यूज़ करते हैं, वो मैट्रेस हम लोग दे देंगे, आप वो मैट्रेस ले जाओ। और तीन मूर्ति भवन मैडम को उधर फिर for 2 days she was kept there, and we had to every few hours change the cold water and the ice that had to go into the mattress to keep her body in a proper condition. So that we did, and then it was around what time that Rajiv Gandhi left AIIMS with her? The gun carriage came and the body was must have been around 6 o'clock. So it all started 9:30 in the morning, and then 6 her body left from AIIMS. गन कैरेज पर रखा, जब मैं नीचे तक गई। So this was the day one. This was my day one before the signatures for my directorship had been signed. Yeah. So this was the responsibility I discharged at that point in time. And then national mourning for 13 days was declared. Yeah. So because the national mourning was declared, no signatures could be made. And on the 14th day, when Rajiv Gandhi entered the office as Prime Minister, then one of the first files he signed was my appointment. तो मैम 6 बजे के आसपास बॉडी वहाँ से निकलती है, वो उस वाले दिन जिस दिन आप डायरेक्टर अपॉइंट होने वाली है, अभी उसकी मीटिंग चल रही है, क्या इंप्रेशन रह जाता है एक इंडिविजुअल के दिमाग पे? उसके अलावा जो फैमिली है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, एक 14, एक 12, सोनिया गांधी, मतलब सास के बॉडी को बुलेट रिडन देखना, राजीव गांधी, क्या इंप्रेशन रह जाता है? आप फ्रीज हुई थी, क्या था पहला? आप सबसे पहला आपका इंप्रेशन क्या था? मेरा इंप्रेशन था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है,
तो मैं आराम से तो बैठ नहीं सकती, तो जो कुछ करना है वो मुझे वो तो ही करना ही करना है। मुझे तो सांस भी नहीं लेना था जब तक। और मैं जब सीढ़ियों मैं लिफ्ट से नीचे आई, बाहर क्राउड था, तो उनमें से कोई मेरे वाकिफ भी थे। उन्होंने क्या हो रहा है, आई सेड वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। तो उन्होंने कहा come off it. BBC has already announced she is dead. I said, I am not aware what BBC has done. I am telling you that we are struggling and we are doing our best. Usually, the standard procedure is that the hospital announces death, not the media organizations, right? The hospital has to give uh, media the information. Yeah, media on its own cannot announce it. So what was the condition of Rahul, Priyanka, Sonia? So they were children and Could they sort comprehend the gravity of it? I don't think so. I don't think they could apprehend the gravity of the situation. Sonia, yes, and सोनिया से मेरी ये बात हुई थी कि देखो बहुत लोग आएंगे, आप मुझे इशारा कर दो, इसको अंदर आने देना, इसको नहीं अंदर आने। राजीव गांधी 2 बार आए। पहली बार जब वो पहुंचे तो उन्होंने पहली बार अपनी माँ को देखा होगा, और दूसरी बार वो फिर वापस बॉडी ले जाने आए। वापस लेने क्या हालत थी राजीव गांधी की? बड़े हौसले के साथ और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, मैं कहूँगी, उन्होंने ये फेस किया। और अब जाते हुए थैंक यू हम लोगों को किया कि यू ऑल हैव डन योर बेस्ट, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी की लैप्स हुई ना। दी स्टोरी क्या, फैक्ट्स तो ये थे कि मिसेस गांधी बीबीसी को एड्रेस करने लगी थी उस रोज़। क्या मौका था ये मुझे पता नहीं, लेकिन फौतेदार इसीलिए आए हुए थे वो उस वक़्त। और 1 सफदरजंग रोड और 10 औरंगज़ेब रोड बीच में पैसेज है। तो मिसेस गांधी 1 सफदरजंग रोड, जो उनकी रेजिडेंस थी, वहाँ से निकल के ये बीच वाला पैसेज में से जाके 10 अकबर रोड, वहाँ ये बीबीसी के मीडिया बैठा हुआ था जिसको इन्होंने एड्रेस करना था। तो ये बीच वाले सड़क में से जा रही थी, और धवन, आर.के. धवन और फौतेदार इनके साथ थे। जब पहली गोली लगी और मिसेस गांधी गिर गई, तो फौतेदार जल्दी से निकल गए उन बताने के लिए कि आ रही हैं मिसेस गांधी। तो सिर्फ मिस्टर धवन ही थे जब गोली लगी और वो गिरे। वो भागे गए एम्बुलेंस लेने, क्योंकि एम्बुलेंस तो खड़ी रहती है प्राइम मिनिस्टर के घर में, वो साइड में खड़ी थी। और वहाँ गए तो ड्राइवर नहीं, वो शायद चाय पीने निकल गया था या किसी ब्रेक पे चला गया था, ड्राइवर नहीं था। तो वो वापस भाग के आए। तो उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, उन्होंने उठा के अपनी गाड़ी में उनको ले रखा और कहा सीधा एम्स ले चलो। ड्राइवर जो था उसको सिर्फ वीआईपी गेट पता थी, नॉर्मल जो कैजुअल्टी की गेट है उसको पता नहीं थी। नॉर्मली वीआईपी गेट बंद रहती है, और जब कोई आने वाला हो तो सिक्योरिटी होती है, गेट हम खोल देते हैं। अब यहाँ तो कि सिक्योरिटी कोई आई नहीं थी, तो ड्राइवर ने गाड़ी बैंग कर दी गेट के साथ, गेट खुल गया और वो गाड़ी उधर से लेके चक्कर लगा के कैजुअल्टी पहुँच गया। जो बाहर ट्रॉली खड़ी थी उन्होंने उठा के बॉडी उस पर रख दी। तो ये इस तरीके से उनको एम्स लाया गया। इस तरीके से एम्स लाया गया बिना किसी इंफॉर्मेशन। बट राजीव गांधी ने अपना कंपोजर मेंटेन किया। वो बहुत कंपोज थे दोनों ही बार जब वो एम्स आए। किसी तरीके का कोई ऐसा इमोशन, एंगर? नो, नथिंग। ही डिड नॉट शो any emotion that you could say that was not in order.
Did you ever feel like that he might be the man who would eventually just like he has been alleged that because of one of his statement where he said कि जब बड़े पेड़ गिरते हो तो धरती हिलती है, तो did he feel like a man who was so angry that would do something which would lead to riots? No, he did not do anything of that. So day 2, riots started. Yes. What are your memories First of day riots started. Day one. Day 2, they started the first day. And all the sick families who were scared, they rushed to their the nearest security area, which they thought was schools. They rushed to all the schools in Delhi. So, and they were many of them who came to the hospital for health care. Many of them had burns because the Hindu population did not have any fighting arms. Like the Sikhs had kirpans, you hit with kirpans. The Hindu population came in with burns because उन्होंने पेट्रोल लेके इनके ऊपर डाल दिया, and they came in with burns. The Hindu population came in with injuries which had to be tackled in the hospital, and that was done. अब रहा हम इंस्टीट्यूट का स्टाफ, इनमें सरदार थे. मेरी डिपार्टमेंट में मेरा चीफ रेडियोग्राफर सरदार था. ऑपरेशन थिएटर में जो ब्लड चढ़ाने वाला टेक्नीशियन था वो सरदार था. वो तो डर के मारे भाग गया जिस दिन बॉडी आई थी. जिस वक्त ये पता लगा उसको कैसे हुआ है तो वो तो भाग गया. फिर फैकल्टी में भी हमारे पास 2 प्रोफेसर सरदार थे, उनके बच्चे थे. तो उनको मैंने फ़ोन किया कि देखिए आप घबराइए नहीं, अगर आप अपने घरों में सेफ नहीं फील कर रहे तो आप मेरे घर आ जाइए. तो मैं कैंपस पे तो रहती थी, मैं भी रहती थी, वो भी रहते थे, पर उनको मैंने फ़ोन किया. उनके नेबर्स को भी फ़ोन कर दिया कि अगर ये घबरा रहे हैं तो आप इनको अकोमोडेट कर लो, घबराना नहीं चाहिए. और फिर मैंने आईजी पुलिस को फ़ोन किया कि हमारा कैंपस बहुत बड़ा है, मैं गेस्ट हाउस खाली कर दूंगी, आप एक कंटिंजेंट पुलिस की भेज दो ताकि हमारा कैंपस सेफ रहे. तो उन्होंने एक कंटिंजेंट पुलिस की भेज दी. हमने गेस्ट हाउस खाली करके तो पुलिस वहाँ रख ली ताकि कैंपस पूरा सेफ था. और जो कोई भी कैंपस में आ रहा था गेट्स पे उनको रोक के उनके सामान चेक करके उनको अंदर आने दे रहे थे कि कहीं ये ना हो कि कोई कुछ भी लेके अंदर आ जाए. तो ये सब दंगे की तस्वीरें यहाँ पे. हाँ, ये सब जो ज़रूरी चीज़ें थी ये करी हमने. डेफिनेटली मैम. और मतलब प्राइम मिनिस्टर असैसिनेट हो गई हैं, तुरंत उनके बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, दंगे हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो ऑफिस का स्पेस होता है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, उसमें गॉसिपिंग एक अलग शगल है. तो ये गॉसिप हो रही थी कि आपको अब डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा. देखिए, जब ऐसी घटना होती है तो गॉसिप तो चलता ही है और बड़ा मुश्किल हो जाता है पब्लिक को सेपरेट करना गॉसिप से फैक्ट्स क्या हैं. फैक्ट तो ये था कि माय अपॉइंटमेंट हैड बीन अप्रूव्ड, सिर्फ सिग्नेचर नहीं हुए थे इंस्टीट्यूट बॉडी के. मिसेस गांधी के तो सिग्नेचर्स, जो फॉर्मल कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होती है जो अप्रूव करता है हाई लेवल पोस्ट्स को, तो वो तो हो गई थी. बट लोगों ने तो मुझे कहा कि अब मिसेस गांधी चली गई हैं, तुम्हारी अपॉइंटमेंट नहीं होगी. और मैंने उसको बड़ा कामली लिया कि अगर नहीं होगी तो क्या हुआ, प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी तो मैं हूँ ना, चेयरमैन हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड भी हूँ, ये तो मेरे से कोई नहीं ले सकता. इसलिए मुझे कुछ फिक्र नहीं है, जो होगा वो सही होगा.
और तुम जाके राजीव गांधी से मिलो। आई सेड नो, आई डू नॉट हैव टू डू दैट। जो होना लॉबी करो, बट यू डिडंट डू दैट। but I didn't do that. There's no question of my doing that. On the 14th day when he took office, one of the first files he signed was my appointment. So I was absolutely sure that they said they won't let a woman rule AIMS, look after AIMS, or can a woman look after AIMS? मुझे डीन ने कहा कि निर्माण भवन की कॉरिडोर्स में ये गॉसिप है कि can a woman look after AIMS? I said, when Mrs. Gandhi as a woman could look after the country, why can't I look after AIMS? Sure. I've been here 24 years. I know every brick of the place. So I should be able to do it. That was my attitude. So you just didn't go to meet Rajiv Gandhi? No. And there is this other reference in the book that somebody in some stint, I think it was about your first job, जब आपको बोला गया कि you should learn the art of selling yourself. Did you ever learn it? I never learned the art of selling myself. And I don't regret it that I didn't learn, because at due course of time, I got the appointments that were due to me. So there was no question of my having to even try to sell myself. Should one learn it? I mean, should one learn it? I think one should, because today's world is a competitive world, and selling yourself is an art. बट अडेप्शन की बात अगर तब की करेगी जब आपको पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आना पड़ा, लाहौर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सब कुछ एक तरीके से सारा बचपन, सारी परमानेंट मेमोरीज, वहाँ के दोस्त, वहाँ मतलब आपके दादा और परदादा जमींदार थे, तो ये जो सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, क्या मेमोरीज हैं पार्टीशन की, एंड हाउ डिड यू अडेप्ट? वो ट्रेन जर्नी डिस्क्राइब करेंगी थोड़ा सा, जब आप आ रही थी पाकिस्तान से? हाउ वाज इट लिविंग? ट्रेन जर्नी तो ये थी, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की हमारे पास टिकट्स थी, लेकिन दरवाजे खोल दिए, जितने लोग आ सकते थे, फिट हो सकते थे अंदर कंपार्टमेंट में फिट हुए। स्टेप्स पे लोग खड़े रहे, छत पे लोग खड़े थे। जब ट्रेन चली, जब लाहौर पहुंची, तो लाहौर स्टेशन पे बॉडीज ही बॉडीज थी। मैंने वो देखी, रोते हुए लोगों को देखा, सुना। सो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट मेरी माइंड पे यही हुआ कि मुझे कुछ हेल्प करना चाहिए। दैट एंड अ चिल गोज़ डाउन योर स्पाइन। अभी भी मैं जब याद करती हूँ कि क्या मैंने देखा, तो न चिल गोज़ डाउन माई स्पाइन। दिस इज़ व्हाट वी सॉ एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। फॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी अटैक नहीं हुई और हम बड़े आराम से फिरोजपुर पहुंच गए। नेक्स्ट ट्रेन फिर मैसेकर हो गई। कोई सेंस ऑफ लॉस है? लाहौर छूटना, इंडिया शिफ्ट होना, जैसे 5 साल की उम्र में आपके पेरेंट्स ने आपको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, उसके बाद की स्कूलिंग उन्हीं शहरों में हुई, दोस्त वहाँ के बने होंगे। लाहौर ही हुई बाकी स्कूलिंग, बट कोई सेंस ऑफ लॉस है? दोस्त छूट गया, शहर छूट गया। But my father said, what has happened, we have to get on in life. And as he was getting on, so we were getting on in life. At 5, पेरेंट्स ने आपको डलहौजी भेज दिया। Back then, say some 90 years back. 1936 में I was sent to boarding school. ओके, तो मतलब बैक देन, मतलब ये लड़कियों का एजुकेशन, वाज इट अ रेगुलर थिंग? मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द कॉन्वेंट स्कूल, many of them were Britishers, many of them were Indians in higher levels of society. और लड़कियां तो थी, उस वक्त भी थी। और जब लेडी हार्डिंग ज्वाइन किया तो कॉलेज फॉर 50 गर्ल्स सिर्फ बना था, कोई और मेडिकल कॉलेज फॉर गर्ल्स तो था नहीं उस वक़्त। 17 मेडिकल कॉलेजेस थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और दिल्ली में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, जो कि
लेडी हार्डिंग ने 1916 में इस्टेब्लिश किया। You had the chances. You went to England for your diploma. फिर उसके बाद आपके हस्बैंड के साथ आपके पास वो चांस था जब आप कनाडा जाके शिफ्ट कर सकती थी। हाँ, तो कभी क्यों नहीं लिया आपने कॉल कनाडा या यूके में शिफ्ट होने का? पहले तो जब मैं यूके में थी, जो मैंने देखा that we were the brown subjects of the British monarchy and we will always be second-rate citizens. So I would want to go back to my country and do the best I can. ये मेरा बड़ा clear idea था जब मैं गई और जब वहाँ रही 3 साल और वापस आ गई with this idea that I must serve my country and I should be able to look after my parents when they grow old because they have sacrificed so much for me to get educated in England at a time when girls were never considered to do that. And I was the only lady in my batch at Guy's Hospital in Physics as well as Westminster Hospital in London, जो अब now it's called the Imperial College of Medicine. अभी जैसे यमुना का जो हाल है या दिल्ली में AQI का जो हाल है, मल्टीपल ओकेजन्स रहे होंगे जब आपको लगा होगा कि इंडिया छोड़ सकते हैं, बाहर सेटल हो सकते हैं। ये कभी किसी वक़्त ख्याल आया हो कि हाँ, जब बच्चे पैदा हुए और ये लगा कि बच्चों की एजुकेशन अगर उन कंट्रीज़ में होगी तो बेटर होगी, but my husband said if we have to live in this country it is better that the children be educated here in their school years. They can go abroad if they want, whenever they want, but the school years they must absorb Eastern culture rather than be brought up in a Western environment. So how was AIMS back then? The hospital and the accommodation, you were happy with it? No, at AIMS was the best that you could have in the country at that point in time in northern India. There were medical colleges and good institutions in the south of India as well as in western part of India. But in the north and in the east, there was hardly anything. And AIMS was created to do 3 jobs. Number 1, to teach, because Rajkumari Amrit Kaur had found out that the reason why we don't have as many doctors as are required is because we don't have teachers. So she said she must create an institution where teachers can be trained and they can further train people. So teaching and training was one big responsibility. And then she also was very clear that without research we cannot go ahead. So research should be part of our responsibility. और पेशेंट केयर तो डॉक्टर का नाम ही है, पेशेंट केयर पार्ट ऑफ प्रोफेशन। और वॉल्यूम इतना था, हमारा पॉपुलेशन इतनी थी कि पेशेंट केयर इंस्टेड ऑफ बीइंग द थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी literally became the first responsibility. But you could not neglect either teaching, training or research. So all that went on in AIMS, and AIMS was considered the best institution, and year after year it has been labeled by the assessing authorities to have maintained its first position. तो इसी वजह से काम इतना ज़्यादा होने की वजह से ही ये चीज़ डिसाइड की गई थी कि जो स्टाफ है वो कैंपस में ही रहना चाहिए। एंड व्हेन यू बिकेम द डायरेक्टर, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आउटगोइंग डायरेक्टर ने आपको बताई कि आपको जो अकोमोडेशन है वो अरेंज करना है, जो हॉस्टल है, फ्लैट है, ये सारी चीज़ें अरेंज करनी है। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने के बाद कभी ये लगता है कि कोर छूट रहा है, जो मेन काम है वो छूट रहा है, ये अगर मतलब स्टाफ के लिए फ्लैट और बाकी चीज़ें अरेंज करवानी हो, बाकी चीज़ों के लिए लड़ना हो तो? नहीं, लेकिन जब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप डायरेक्टर बनोगे,
आपको ये तो पता है ना कि ड्यूटीज चेंज होंगी। जी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी एज हेड ऑफ रेडियोलॉजी थी वो तो कम हो जाएगी और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी। इसके लिए राजकुमारी ने ये भी इंतज़ाम किया था कि डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एक आईएएस ऑफिसर था, तो आप बता सकते थे कि ये करना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप विथ द मेन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये करो, सिर्फ आपको लीडरशिप देनी थी। डेफिनेटली। और राजकुमारी कौर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट, हाउ हैज बीन हर कंट्रीब्यूशन टू द हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया? I think she was the person who was responsible. She went round the world to address Indians who were in all parts of the world to come back to India and help in building a new institution which she would call the All India Institute of Medical Sciences, located in Delhi. And many professors at that point in time did come back to India. After her appeal? After her appeal, they came back to India. Can it be said that AIIMS is her legacy? I think so, yes. I think we survived because she not only decided to give us this responsibility, which appropriate people took. If you wanted to go out and practice in a private practice, there was nothing to stop you. It was only if you wanted to join and you had the passion to join academics and science. We as a nation, we really shout at sixes when cricket is played, but we don't shout at science. We as a nation, she ingrained into us that it is your responsibility to look after the science of the nation. राजकुमारी कौर के अलावा आपकी किताब में शीला दीक्षित की भी बात है। 2011 में आपको कई मौके ऐसे आए जब आपको शीला दीक्षित के साथ डील करना पड़ा, यू बीइंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, शी ऑन द पॉलिटिकल साइड। 2011 में जो ये सो कॉल्ड अन्ना आंदोलन हुआ तो उन पे मल्टीपल एलिगेशंस लगे, उनके इमेज को बड़ा सारा सेटबैक लगा। आपने किसी भी स्टेंट में जितनी भी इंटरेक्शंस आपकी शीला दीक्षित से हुए हैं, डिड शी एवर कम अक्रॉस एज ए करप्ट पॉलिटिशियन? Not at all. Sheila Dikshit, the Chief Minister of Delhi. She was Chief Minister of Delhi not at the time when I was director, but after that. And I had multiple interactions with her at Sitaram Bhartiya Institute for Science and Research, which I joined later. And she came there as a patient on many occasions. Never did she throw her weight around, if you want to use that terminology. Never. Always came as a patient. We treated her as a patient the best way we could, and I had never any feeling at all. In fact, I went to her for help. We at the institute did not have certain eye equipment which was necessary, and the staff were asking for it, but I did not have enough budget to give. So I went to her and said, please guide me as to how I can get. And she put me in touch with philanthropists who gave enough money so that we could set up a proper eye center within Sitaram Bharti. तो जब कभी भी वो ऐसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती होंगी, किसी फिलंथ्रोपिस्ट के साथ आप वो कनेक्ट कर रही हो, तो कभी कोई सेंस ऑफ करप्शन आई आपको कि नहीं ये इंसान करप्ट हो सकता है? Never. No, not at all. How was Nehru as a person? Whatever memories, maybe images, not even direct conversations. Well, he was a very handsome prime minister. That would be number one. And I would say, in terms of dealing with the doctors, he dealt with us as
our profession should be dealt with. Never did he ever demand anything that this I am the Prime Minister. और ये कर He दो. never gave that impression. No. You have dealt with some 9 health ministers and 5 secretaries. Was that during your directorship or the entire career? No, during my directorship only. 9 health ministers. And 5 secretaries. Yes, now, why do I say 9 health ministers and 5 secretaries? Is to show that the importance of the health ministry was so low down in the hierarchy of the आयाराम government. गयाराम लगा रहता था. आयाराम गयाराम लगा रहता था. So 9 health ministers and health was not a Priority back favorite in the bureaucracy also. So there were 5 secretaries during that period. Any of them being a radical who like did something which like turned the things downside up or upside down I don't think so. in healthcare I think sector? firstly the bureaucracy is trained. They were trained to rule, just as the British trained people during that period of time. They inherited what the ICS was during the British period. The IAS inherited. So they always तो consider गोरे चले गए themselves. और They consider themselves superior. So there was the bureaucracy had the power. They had the money. But the technocracy, or in our case, the medical profession, we had the knowledge. And to explain that knowledge to the bureaucracy, which they were not very keen to listen to you, because the money they had, what was the health budget? The health budget was 0.9% of GDP. How much could they give you? So, though we understood that they have limited money, yet we, as our knowledge, knew that these things were essential. We cannot improve healthcare without finances. So we constantly, every director of AIIMS, whether my predecessors or my successors, have fought valiantly to get more and more money for healthcare. Now, of course, money is not a problem now, but during my time, it certainly was a problem. But ma'am, then there was this health minister with a candidate list जो चाहता था कि आप इनको अपने यहाँ भर्ती कर लो एम्स में. On a lighter vein, do you like do you feel like naming the minister? Okay, the year may be something close to that. Some hint who was the health minister. No question of doing things like that. No. Every day you had something to deal with. This was just one of them. So you won't drop any hint? No question. When you have to go through so much, अभी हमारे टाइम में जो मतलब millennials हैं, Gen Z हैं, there is this term burnout. Did you ever feel that burnout thing? When I retired at age 60, this was the retirement age, and I threw a party. I am 60 now, and someone asked me, they saying, Satya jata hai. So I said, maybe they say Satya jata hai, but मुझे तो कोई सठिया हुआ दिखता नहीं है, मैं तो काम करूँगी. तो मुझे कभी ये feeling of burnout कभी हुई नहीं. कभी नहीं हुई. Not ever, not once. Not once did I ever think that I could sit at home and feel that I'm burnt out, I can't do anything. No, not even today. So जब आप 90s में थी तब पैंडेमिक शुरू हुआ और उसकी वजह से जो सीनियर सिटीजन की एडवाइजरी थी कि अब घर पे बैठना पड़ेगा, तो आपने ये डिसीजन लिया घर पे बैठने का, and then you finished this book. I started
You started started thinking of the book. कि क्या अब क्या Yeah, करना क्या है अभी भी। करना? I have to do something. हाँ I cannot. There was no burnout, हाँ so I हाँ। had to do something. You from your experience, do you think हमने बहुत अच्छे से पैंडेमिक मैनेज किया या हम बेटर कर सकते थे? नहीं, हम बेटर कर सकते थे, ये तो सामने आ ही गया कि हम बेटर कर सकते थे। ये सामने आ गया कि हमने कितनी गलती करी है, हेल्थ को बजट नहीं दिया। इस वक्त अगर हमने हेल्थ को बजट दिया होता तो हमारे पास ज़्यादा मैन पावर होती टू लुक आफ्टर द पीपल, ज़्यादा इक्विपमेंट होती, हॉस्पिटल्स बेटर फर्निश्ड होते, तो वी कुड हैव डन अ बेटर जॉब इफ वी हैड द fifth, I think it is the 15th pay commission that sat and said what damage we had done to the country by not giving us enough money to health. And they 16th pay commission में they increased 0.9, 0.9% तो GDP तो पैसा था. So they recognized. हमने पैंडेमिक से लेसन्स लिए, मतलब हमने लिए पैंडेमिक से लेसन. आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक? गॉड फॉरबिड्स, बट अगर अगला But- पैंडेमिक आता तो हमारे जो पॉलिसी देखिए, मेकर्स हैं, अब ये सिचुएशन है कि जिसको हम पैंडेमिक उस वक़्त कह रहे थे वो तो अब रूटीन हो गया. इट इज़ अ वायरस विच इज़ गोइंग टू कम इन इट्स वेरियस फॉर्म्स. अभी भी आ रहा है. गॉड फॉरबिड्स सम न्यू वायरस हिट्स We are much better prepared now than we were at that time. We have But had our lessons. yes, we have learned our lessons and we are now, do you know that 780 medical colleges हैं हमारे देश में? This I didn't know. 780 medical colleges with a graduate, 1.2 lakh graduates every year. This is the highest number in the world. और अगर population to doctor ratio भी लो तो वो भी better than what WHO says. लेकिन हमारी health improve नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमें structural changes चाहिए health care में. A lot of structural changes have to be taken. हमें करना है what I call 3 P's: promotive health, preventive health and primary health. इनको हमने पूरा करना है. जब ये हम पूरा करेंगे तो टेक्नोलॉजी अब इतनी बढ़ गई है कि हम देश के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ. टेलीमेडिसिन हम ट्रेन कर सकते हैं. विलेज के लोगों को हम कर ही रहे हैं. विलेज के लोगों को वहाँ अल्ट्रासाउंड करके वो सेंटर में भेज देते हैं और यहाँ से रिपोर्ट और पे रिपोर्ट feedback. हम कर सकते हैं. इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ सर्विस है. अगर आप नेशनल हेल्थ सर्विस आपको ज्वाइन करनी है, नेशनल हेल्थ सर्विस डॉक्टर इज़ अ प्राइमरी केयर डॉक्टर. अगर वो कहेगा कि आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है तभी आप जा सकते हो. आप सीधा स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते. वो आपने जनरल मेडिसिन के लिए आप किए जाने की जनरल बात की मेडिसिन इंडिया में में. पहले रहो. अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी आप स्पेशलिस्ट के पास जाओगे. हमारे यहाँ आज क्या हो रहा है, अगर आपको पीठ में दर्द है तो आप क्या करोगे? आप तो सीधा ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हो या न्यूरो सर्जन के पास जाते हो. वो क्या करेंगे? दे आर ट्रेन्ड टू लुक आफ्टर यू. टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे. सो आपका CT स्कैन होगा, आपका MRI होगा और फिर जाके वो ट्रीटमेंट मिलेगी. मेडिकल कॉस्ट्स विल गो अप. बट इफ़ वी हैव जनरल physicians or family physicians to look after the bulk of the population, we can save our specialists and we can save our patients if we change the structure of healthcare in this country. Definitely, ma'am. Are we getting in that direction? I suppose we are. We will. We are taking We the are baby steps. moving in that direction. I am changing a track a bit.
बैक देन जब ये टैबू होता था कि कोई लड़की शराब पी रही है, तो when did you start it, how much I would you consume or how much is safe? And are you still, I mean, do no, you and very drink? straightforward answer. Hmm. My parents never drank. My Hmm. father never drank. Hmm. They always kept one bottle of brandy in the house, Hmm. which was considered, if something goes wrong, you can give some brandy to a Medicinal person. value के point of view से. Medicinal value, that was locked in my father's cupboard. No one ever got to it. Hmm. They were never. But my husband had spent 11 years in Canada, Yeah. and he had got used to a bottle of beer. So he continued with that. I joined him in that, diluting the beer with lemonade, which is called shandy. So I always had a shandy with him. I shared the shandy. And even now, if my tummy allows me, I would take a glass of wine, but otherwise. Even now. Even now, I don't And think. people who like drink regularly, how much would you suggest is No, safe? I have no idea. All No. that I know is that you're not supposed to drink if you want to save your liver. ठीक है, ये जो मेडिकल स्टूडेंट सिंड्रोम का जिक्र किया आपने, यू नेवर हैड वन? What? मेडिकल स्टूडेंट सिंड्रोम. Medical? No, I did not have that. ओके, syndrome. जो सबसे स्ट्रेंज मेडिकल स्टूडेंट सिंड्रोम आपके अब एक्सपीरियंस जैसे का में रहा हो? होता तो यही है ना, pressure. The pressure of work. If you cannot take on the pressure of work, that is one thing. The other thing is कि जो आप पढ़ते हो आपको लगता है आप ही को हो रहा है ये. एक So पॉइंट ऑफ ये- टाइम के बाद आपके दिमाग में घुस जाती है ये वो घुस चीज. जाता है. Then by the time you get to the final year, you know कि ये नहीं ठीक है. You're all right. You have to serve. It's not that you have a disease. Okay, so that leaves me with the final question कि 95 at 95 have you started taking it easy? You can say yes. In a way, I've started taking it easy. Till the pandemic, I was going 6 days a week to work, and now I go. Till your 90s, if I'm not wrong. I was 90 by that time. I was going 6 days a 6 week. days. Yes. a week. 3 days. No burnouts. No burnout. 3 Back then days. you were not taking it easy. No. 3 days to Sitaram Bhatia Hospital, which is in the west of Delhi, and 3 days to Dharamshila Cancer Hospital, which is in the east of Delhi. So I was doing that quite happily without any problems. I got a mild attack of COVID, which was not very much, but after that, because the hospitals didn't want seniors like me to be working, so I stopped going regularly, but I go twice a week even now. अभी भी हाँ, हफ्ते में just 2 दिन आप जा रही हैं? जा रही हैं. एक दिन जाती हूँ, कॉफ़ी पी आती हूँ, गपशप मार आती हूँ, और एक दिन कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन का प्रोग्राम जो सेटअप किया था मैंने एवरी थर्सडे, वो सुनने के लिए चली जाती हूँ. ये और सैटरडे वाले दिन, जो कि अभी भी मेरे पास डेजिग्नेशन है एमेरिटस प्रोफेसर एट एम्स, सैटरडे को वो रिव्यू करते हैं इंटरेस्टिंग केसेस. जिस दिन आई फील लाइक गोइंग, आई गो ऑन सैटरडेज to AIIMS also. So I am quite busy in my own self. So जो हमारे जो यंगर साइड ऑफ ऑडियंस जो हमारी है, जो मिलेनियल्स हैं, जेनजी हैं, उनको कभी भी लगे कि बर्नआउट हो रहा है तो प्लीज़ स्नेह मैम को ज़रूर देखें. शी इज़ 95 एट 95. अदर देन एम्स जो एक और हॉस्पिटल है, वहाँ वो हफ्ते में 2 दिन जा रही हैं, और एम्स में भी कम से कम 1 दिन तो जा रही हैं. अभी थोड़े दिन में वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है, और जो पूरी लाइफ है, जैसे मैंने बिगनिंग में बोला था कि वो कहानियों से भरी हुई हैं. आई होप कि हम उनमें से ढेर सारी कहानियाँ इस इंटरेक्शन में आपके लिए लेके आए हैं. ऐसी ही कहानियों के लिए स्विच को तमाम प्लेटफॉर्म्स पे लाइक कर लीजिएगा, फॉलो, सब्सक्राइब. सॉरी मैम, और किताब पढ़िए. हाँ. एंड मैम की जो किताब है, ये मैम की किताब है. प्लीज़ मेरे को ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से दो पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक लगी. एक,
कि कॉन्टेम्पररी इंडिया, मतलब जो पार्टीशन के पहले का इंडिया था तब से लेके अभी तक के इंडिया की न जाने कितनी कहानियाँ हैं। और दूसरा पार्ट ये है कि मैम ने मेडिकल के जो टर्म्स यूज़ किए हैं उसको इतना सिंप्लीफाई किया है कि वो हमेशा के लिए, जैसे मैंने वो मेडिकल स्टूडेंट सिंड्रोम जो मैंने यूज़ किया अभी, तो उसको इतना सिंप्लीफाइड वे में इस किताब में समझाया गया। तो प्लीज़ आपको मतलब ये किताब एक बार ट्राई करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी किताब है। अगेन बर्नआउट जैसा कुछ फील हो रहा है तो प्लीज़ स्नेह मैम को देखेंगे हफ्ते में, अभी भी शी इज़ एट 95 वर्किंग 3 days अ वीक। ये इंटरेक्शन आपको अच्छा लगा तो स्विच को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।